हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कल की क्लास हम लोगों ने स्मिथ और स्टैमी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें सॉइल कंजर्वेशन की और की स्टार्टिंग में सॉइल इरोजन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया था। और वो टाइप्स सॉइल की टॉप लेयर कितनी गहराई तक कट कर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है और कितना उसका वॉल्यूम प्रति हेक्टेयर एक साल में कट के चला जाता है, इसके ऊपर वो क्लासिफिकेशन बनाया गया था। आते हैं इसके आगे कि और कौन कौन से सॉइल इरोजन के क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा किस पर बेस्ड है? मैंस इंटरफेरेंस पर। यहाँ पर मैंस भी लिखा हुआ। मैंस का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम जगहों पर जो आदमी होते हैं वही एग्रीकल्चर में लगे हुए होते हैं, इसकी वजह से मैंस इंटरफेरेंस लिखा। वैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस भी इसको बोला जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव के अक्सर पार्ट बनते हैं इस तरीके के। चार प्रकार के इरोजन यहाँ पर: बेनिग्नेंट, मैलिग्नेंट, नॉर्मल और एबनॉर्मल। इसमें डेफिनेशन इसकी समझना और कीवर्ड पकड़ना बहुत मेन होता है। यहाँ पर क्या है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका कीवर्ड जो होता है ना, यही मेन होता है। देखो कीवर्ड इसमें क्या है। अगर यहाँ पर बोला गया कि बेनिग्नेंट इरोजन किसको कहते हैं, तो यहाँ पर यह शब्द जरूर होगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, बिलो क्रिटिकल लिमिट। क्रिटिकल लिमिट का मतलब क्या होता है? तो कल जब आप लोगों ने स्मिथ और स्टैमी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वहां पर एक इरोजन आपका था, वीक इरोजन की कैटेगरी थी। वीक इरोजन में हमने आपको बताया था कि 0.05 mm से लेकर 0.5 mm के बीच अगर सॉइल की टॉप लेयर कहीं से कट के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जा रही है, तो वो एक वीक इरोजन की कैटेगरी में है। उतना इरोजन होता ही होता है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। अगर उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे तो आप फालतू का व्यर्थ कर अपना प्रयास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो उसी तरह से बेनिग्नेंट इरोजन का मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल लिमिट से नीचे अगर सॉइल का लॉस हो रहा है किसी फील्ड में, कि जिस लिमिट के बाद आपको चिंता करनी चाहिए उससे कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेनिग्नेंट लिमिट। ठीक है। तो क्रिटिकल लिमिट से नीचे अगर सॉइल लॉस हो रहा है तो क्या कहलाएगा? बेनिग्नेंट सॉइल इरोजन कहलाएगा। और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? ऐसा सॉइल इरोजन जिसके लिए आपको सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है या सॉइल कंजर्वेशन मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो इरोजन कौन सा कहलाता है? बेनिग्नेंट कहलाता है। तो आपके पास दो तरीके से बेनिग्नेंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि दैट इरोजन विच डोंट नीड्स सॉइल कंजर्वेशन मेजरमेंट, दैट इज बेनिग्नेंट। ठीक है। और दूसरा क्या बनता है कि इफ द सॉइल लॉस इज द बिलो द क्रिटिकल लिमिट, द इरोजन इज बेनिग्नेंट। फिर आते हैं दूसरा, मैलिग्नेंट। तो बेनिग्नेंट का उल्टा मैलिग्नेंट, यहां से इंग्लिश का एक वर्ड भी आपका तैयार हो गया। बेनिग्नेंट का उल्टा क्या होता है? मैलिग्नेंट। एबव क्रिटिकल लिमिट। तो यहां पर क्या बनेगा कि क्रिटिकल लिमिट से ज्यादा अगर इरोजन होगा तो आपको सॉइल कंजर्वेशन मेजरमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे कैसे पूछेगा? सॉइल इरोजन एबव क्रिटिकल लिमिट, जस्ट इसका अपोजिट पूछेगा। अगर क्योंकि ये शब्द ही इसका अपोजिट है, इसकी वजह से फिर आपका क्या बनेगा? मैलिग्नेंट इरोजन। यहां पर जो इरोजन के प्रकार मैंने आपको बताए हैं, तरह तरह के पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने डेवलप किए हैं हर एक जगह पर। क्योंकि क्या है कि एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया था ये एक इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है। किसी भी स्टेट का इन्वायरमेंट अलग है, किसी भी कंट्री का इन्वायरमेंट अलग है, तो कंट्री बाय कंट्री ये डेफिनेशंस डेवलप होती हैं। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इसने कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज से अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को वहां से उठाकर अपने यहाँ लेके आए हैं। इसकी वजह से ओरिजिनलिटी में हमारे यहाँ से जो चीज डेवलप होती है उसकी संख्या बहुत कम है। हम लोग बहुत सारी चीजें यूएसए से, बहुत सारी चीजें इजराइल से, यूरोप के कंट्री से, जहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे कंट्री से मैच करती है, वहां से हम इसको लेके आते हैं। तो ये डेफिनेशन जो बनी है वो यहाँ की बनी हुई डेफिनेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन साउथ अफ्रीका का है। अब वो साउथ अफ्रीका के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हमारे यहाँ जो देश पड़ते होंगे, जो स्टेट पड़ते होंगे साउथ अफ्रीका जैसी मौसम के अंदर, वहां पर हम इन डेफिनेशंस को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में आपको एग्रीकल्चर में अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग स्टेट में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो इन्हीं शब्दों से बनता है। उसी तरह थर्ड इरोजन है नॉर्मल इरोजन। नॉर्मल इरोजन क्या लिखा हुआ है? इरोजन हो रहा है लेकिन नई सॉइल प्रोफाइल भी बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी जगह का आपको पता है मास कंजर्व होता है। इस पृथ्वी का मास क्या है? कंजर्व है। ये बात अलग है कि हम सैटेलाइट भेज देते हैं ऊपर, तो जितनी भारी सैटेलाइट 1000 किलो की तो 1000 किलो कम हो गया। ठीक है। लेकिन
वो सैटेलाइट पृथ्वी की ग्रेविटी की रेंज में होती तभी चारों तरफ घूम रही होती है, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोले तो पृथ्वी की सैटेलाइट जिस एरिया में फेंकी जाती है वहां से एक सर्किल खींच दे, बीच में अर्थ है, तो ये पूरे एरिया के अंदर जितना भी मास होगा वो क्या है, कंजर्व है। सॉइल इरोजन अगर मान लीजिए किसी एक शहर में होता है, मान लीजिए इलाहाबाद के शंकरगढ़ में सॉइल इरोजन होता है, और मिट्टी कटकर जाके कुछ दूरी पर किसी 50 60 70 किलोमीटर दूरी पर कहीं डिपॉजिट हो जाती है, तो जितनी मिट्टी कटी उतनी मिट्टी डिपॉजिट हो गई, तो मास तो सॉइल का वही रहा, लेकिन यहाँ की सॉइल की क्वालिटी घट गई, वहां की बढ़ गई। तो हुआ क्या कि जहां से क्वालिटी घटी है या जहां से मिट्टी कट के दूसरी जगह चली गई, दूसरी जगह तो सॉइल बन गई, लेकिन जहां से कटी वहां नहीं बनी। तो जहां से मिट्टी कट के चली गई इस जगह पर दूसरी जगह की मिट्टी अगर कट के आ जाती तो यहाँ की सॉइल फिर से मेंटेन हो जाती। तो हुआ क्या, यहाँ की मिट्टी डिस्टर्ब हो गई, दूसरी जगह की बन गई। अगर ये कंडीशन आए कि एक जगह से सॉइल कटी और दूसरी जगह की बन गई, तो चौथा वाला कहलाता है, इसको बोलते हैं एब नॉर्मल इरोजन। और अगर मिट्टी यहां से हमारी कटी और दूसरी जगह पर गई, वहां बनती रही, और कहीं और से मिट्टी आके कट के यहां भी बन रही है, तो इसका मतलब यहां से जितना इरोजन होता है उतनी ही सॉइल फॉर्मेशन होती है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल इरोजन। तो कहीं पर अगर इरोजन भी हो रहा हो और प्लस मेकिंग ऑफ न्यू सॉइल प्रोफाइल भी हो रही हो, मतलब एक तरफ इरोजन हो रहा है और उसी जगह पर दूसरी जगह से मिट्टी कट के आके वापस से सॉइल प्रोफाइल बन भी जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इरोजन। ठीक है, आपको इसके पहले क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कंपनसेटिंग इरोजन का। कंपनसेटिंग इरोजन क्या था कि जितनी मिट्टी कटती है उतनी ही मिट्टी वापस बन जाती है। ठीक है, तो वो कंपनसेटिंग इरोजन कहलाता है। उसी तरह से सॉइल का इरोजन का होना और नई सॉइल प्रोफाइल का बनना दोनों अगर एक साथ हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इरोजन। और एबनॉर्मल इरोजन किसको बोलेंगे, जहां पर सॉइल प्रोफाइल, सॉइल तो इरोजन हो रहा है लेकिन नई सॉइल प्रोफाइल नहीं बन रही है, वहां केवल इरोजन हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल इरोजन की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सीधे यही वर्ड लगाकर आता है, द प्लेस वेयर इरोजन इज टेकिंग प्लेस एंड देयर इज मेकिंग ऑफ न्यू सॉइल प्रोफाइल साइमल्टेनियसली वर्ड लिख देगा, तो आंसर हो जाएगा नॉर्मल, और लिख देगा मेकिंग ऑफ नो सॉइल प्रोफाइल, तो आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है डिलीवरी रेशियो, इसको डीआर शॉर्ट में बोलते हैं, और ये सेडिमेंट यील्ड अपॉन ग्रॉस इरोजन का रेशियो होता है। सेडिमेंट यील्ड, सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर किसी लैंड पर पानी बहता हुआ आया, इसने यहां से मिट्टी को उखाड़ के अपने साथ बहाता हुआ लेके चला गया, दूसरी जगह पर जाकर पानी का वेग कम हो गया और इसके अंदर मिट्टी के कण क्या हो गए, नीचे बैठ गए। तो जो मिट्टी के कण नीचे बैठ गए यही क्या कहलाएंगे, इसका सेडिमेंट कहलाएंगे, यही इसका सेडिमेंट कहलाएंगे। और जो सेडिमेंट होता है मिट्टी के कण नीचे बैठने पर, ये कितनी मोटाई, मान लीजिए यहाँ पर कितनी मोटाई मिट्टी के कणों के बैठने के कारण आपको पानी की तलहटी में प्राप्त हो रही है, इसी की मोटाई अगर नाप दी जाए समय के अनुसार कि एक साल में इतनी मोटी तलहटी बन गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट यील्ड। इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब हम इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि मान लीजिए पॉइंट बी ये आपका पड़ता है बनारस में, पॉइंट ए ये आपका पड़ता है इलाहाबाद में। हमने ये बोला कि इलाहाबाद से मिट्टी कटी गंगा जी की और कट कर बनारस में पहुंची, और बनारस के किसी पर्टिकुलर एरिया में एक साल में इतने सेंटीमीटर मिट्टी वहां इकट्ठी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये बताया कि सेडिमेंट यील्ड इसका एक साल में इतने सेंटीमीटर मिट्टी इकट्ठा होने से प्राप्त हुआ। और यहां से कितनी मिट्टी कटी, ये इसका क्या कहलाएगा, ग्रॉस इरोजन कहलाएगा, कितना सेंटीमीटर मिट्टी यहां से कट गई। तो जितने सेंटीमीटर यहां से कटी अगर उतनी की उतनी जाके यहां नीचे बैठ जाए, तो सेडिमेंट यील्ड और ग्रॉस इरोजन आपस में बराबर हो जाएगा, तो डिलीवरी रेशियो 1 मिलेगा। लेकिन जितनी मिट्टी यहां से कटती है उतनी की उतनी ही मिट्टी यहां पहुंच जाए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ेगी, तो मिट्टी कहीं ना कहीं और भी फंस जाती है और रुक जाती है। तो जितनी मिट्टी यहां से कटती है उससे कम ही मात्रा में यहां पर पहुंचेगी। इसलिए सेडिमेंट यील्ड का ऊपर रखने के बाद जब ग्रॉस इरोजन से भाग करते हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 से कम मिलती है, क्योंकि सेडिमेंट यील्ड क्या होगा, ग्रॉस इरोजन से हमेशा कम होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी किसी जगह पर कटती है ठीक उतनी ही मिट्टी दूसरी जगह पर जाकर नीचे नहीं बैठती। ठीक है, तो यहां पर हमेशा पानी के वेग, हमने आपको सबसे पहली कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि जब पानी का वेग
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम हो जाता है बहाव का वेग, तब मिट्टी क्या होती है, तलहटी में बैठ जाती है। तो पानी का वेग जब कम हो जाएगा तो बैठ जाएगी, जब पानी का वेग ज्यादा होगा तो मिट्टी कट के पानी के साथ बह जाएगी। तो डिलीवरी रेशियो का जो अनुपात होता है वो, या जो रेशियो होता है सेडिमेंट यील्ड और ग्रॉस इरोजन का रेशियो कहलाता है। इसमें ग्रॉस इरोजन हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि कटी हुई मिट्टी की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, और कुछ दूरी पर 100-200 किलोमीटर दूरी पर जो अगला बिंदु है जहां से पानी बहते हुए पहुंचा, वहां पर तलहटी में बैठी मिट्टी हमेशा कटी हुई मिट्टी से कम होगी, क्योंकि रास्ते में भी कहीं पर मिट्टी रुक जाती है। तो हमारा सेडिमेंट यील्ड हमेशा क्या होगा, ग्रॉस इरोजन से कम होगा, तो रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, डिलीवरी रेशियो इन द सॉइल इरोजन इज ऑलवेज लेस देन 1। और क्या पूछता है, सेडिमेंट यील्ड इज ऑलवेज लेस देन ग्रॉस इरोजन, ये भी पूछता है। तो आपका ये पॉइंट यहां से कवर होता है, डिलीवरी रेशियो याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आपको कल की ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में इसको बताया हुआ है, डिलीवरी रेशियो का एक उसमें क्वेश्चन भी था। तब आते हैं इसके आगे, सॉइल इरोजन। और यहाँ पर 3 डिफिनीशंस आप एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। जैसे मेज फसल के बारे में पूछा जाता है कि आपका मेज किस प्रकार की क्रॉप है, तो सॉयल डिप्लीशन क्रॉप है। मेज कैसी क्रॉप है, सॉयल डिप्लीशन क्रॉप है, क्योंकि मेज क्या करता है, मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है अपने अंदर, और अगली फसल को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो मेज किस प्रकार की क्रॉप हो गई, सॉयल डिप्लीशन क्रॉप। तो यहां पर जो डिफिनीशन है बहुत ही स्पेसिफिक शब्दों के साथ बनी है, सॉइल इरोजन, सॉइल डिप्लीशन, सॉइल डिग्रेडेशन। 3 डिफिनीशन हमेशा पेपर में आती है, तीनों में सॉइल लगा हुआ है। कलर चेंज करते हैं ग्रीन और इसको समझते हैं। सॉइल इरोजन की जो डिफिनीशन है, जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो अगर आपसे बोल दिया गया, जैसे ये अगर मान लीजिए सॉइल डिप्लीशन पूछ रहा है, तो केवल इतना ही लिखेगा, ठीक है। अब कैसे लिखेगा, इस तरीके से, रिमूवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर के कारण सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का क्या होना, रिमूवल होना, क्या कहलाता है, तो सॉइल डिप्लीशन कहलाता है। जब आप सॉइल इरोजन की डिफिनेशन देखेंगे, इसमें देखिए क्या लिखा है, लॉस ऑफ टॉप सॉइल रूटिंग डेप्थ, मतलब जो प्लांट की जो रूटिंग डेप्थ होती है, प्लांट की रूट्स कहां तक होती हैं, आपने यहां पर प्लांट लगाया, प्लांट 30 से 45 सेंटीमीटर तक अपनी रूट्स फेंकता है अंदर भूमि की ऊपरी सतह से। तो प्लांट की 30 से 45 सेंटीमीटर वाली जो लेयर अगर ये कट जाए, तो प्लांट के लिए आवश्यक जड़ गहराई आपको नहीं मिलेगी, जिसको इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ आप लोगों ने इरिगेशन में पढ़ रखा है। तो प्लांट की जो रूटिंग डेप्थ है वो आपकी कम हो जाएगी, और प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे। अगर टॉप सॉइल का लॉस, रूटिंग डेप्थ का लॉस और न्यूट्रिएंट का लॉस, तीनों ही चीजें अगर हो फ्लोइंग वाटर के कारण, तो क्या कहलाएगा, इरोजन कहलाएगा। केवल न्यूट्रिएंट बोलेगा तो डिप्लीशन आंसर हो जाएगा। और अगर ये बोल दिया कि फ्लोइंग वाटर के कारण सॉयल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों लॉस हो रहे हैं, ये 3 शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है कि सॉयल केमिकली भी डाउन हो रही है, मतलब अंदर का कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम भी चला गया, बायोलॉजिकली भी डाउन हो रही है, मतलब उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर भी बह गया, और फिजिकली भी डाउन हो रही, मतलब सॉइल के कणों का विन्यास भी चेंज हो गया, है ना। जब ये तीनों चीजें चेंज हो गई तो आंसर कहलाएगा सॉइल डिग्रेडेशन। अगर फ्लोइंग वाटर के कारण सॉइल के अंदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाएगा, मतलब सॉइल की ग्रेड कम हो रही। पहले सॉइल की ग्रेड अच्छी थी, अब नीचे हो रही है। और अगर केवल फ्लोइंग वाटर से न्यूट्रिएंट्स चले गए तो क्या कहलाएगा, डिप्लीशन केवल। तो केवल अगर न्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है तो डिप्लीशन आंसर है। और अगर बोला कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है, प्लांट रूटिंग डेप्थ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, उस केस में डिप्लीशन आंसर नहीं है। तो जब भी पूछता है क्वेश्चन इन 3 पॉइंट के आसपास, हमेशा फ्लोइंग वाटर का सॉइल के ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट से
क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन द सॉइल कैटेगराइज इन 3 फॉर्मेट्स, दैट इज इरोजन, डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन। और तीनों का डिफरेंस क्या है आप इसको समझ चुके हैं। तो ये आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं लेक्चर देखते देखते। हमेशा इसको इसी तरीके से लिखिएगा कि फ्लोइंग वाटर इफेक्ट ऑन द सॉयल, तो उसमें आप इस चीजों को नोट करिएगा। अगर सॉइल इरोजन है तो ये शब्दावली इस्तेमाल होगी प्रश्न में, अगर डिप्लीशन है तो ये शब्दावली इस्तेमाल होगी, और अगर डिग्रेडेशन है तो ये शब्दावली इस्तेमाल। इसके अलावा कोई और शब्द एग्जामिनर इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन में लिखा हुआ। इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल करेगा तो आंसर कहीं और चला जाएगा और बाद में उसको प्रूव करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो सीधा सीधा वो यही इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आज के लिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आज इस वाली क्लास तक आया था तो मुझे लगा इस पर मैं कुछ रिकॉर्ड कर दूं। हालांकि आपको ये बताना है कि ये 20-25 मिनट का जो भी वीडियो मैंने आपको दिया है ये 25 मिनट में कितने MB आपके खा रहा है, आप लोग हमको मैसेज करके बताइएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी स्टडी को बनाना है। जब हम उस वाले बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कम से कम MB में आपका काम चलता है। हो सकता है इसमें आपकी 15 से 20 मिनट के अंदर ही 600 MB का वीडियो बन गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसको आप लोग इसी पे, मैं क्योंकि यहाँ तक आया था क्लासरूम तक तो मैंने इस पर रिकॉर्ड कर दिया है। बाकी शाम तक ऑब्जेक्टिव लेक्चर अपलोड करेंगे 49 क्वेश्चंस का, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का। इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल भी उसमें है, इसकी वजह से ये बताना भी जरूरी था। ठीक है, अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड शब्बा खैर।